सुप्रभात बच्चों। तो आपकी पढ़ाई तो मोटा मोटी 10 पार्ट 5 to 10 चैप्टर तो हो चुका है। अब इसी का रिवाइज आप कीजिए। अभी फ़िलहाल मैं आपको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, या नहीं तो कहिएगा तो मैं बढ़ा भी दे सकता हूँ। अब जैसे अगला चैप्टर है त्यौहार। त्यौहार पर तो लेख लिखने के लिए भी आता है, नहीं लेख लिखने आता है आप लोगों को? आप लोगों को लेख लिखने आता है कि नहीं? देखिए, अब आप यही सब कीजिए। किताब की पढ़ाई आपकी फ़िलहाल हो चुकी है, व्याकरण की पढ़ाई आपकी फ़िलहाल हो चुकी है। अब आप घर पे बैठ के शुद्ध और सही तरीका से आवेदन पत्र लिखने का सीखिए। 2 बार 4 बार 5 बार आवेदन पत्र लिखिए। किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर आप लेख लिखिए। उसके विषय में सोच सोच करके 10-20 पंक्तियाँ लिख दीजिए, वही ना लेख होता है। तो आज के बच्चों का किताबी पढ़ाई हो जाता है, व्यवहारिक पढ़ाई में बच्चे पिछड़ जाते हैं। आवेदन पत्र ऐसी पढ़ाई है जो जीवन भर वो काम आएगा। पढ़ाई करने के दरमियान तो आएगा ही, स्कूल से छुट्टी लेनी हो, टीचर को कोई शिकायत करनी हो, विद्यार्थी की शिकायत करनी हो, तो उस संदर्भ में आप मौखिक नहीं कर सकते हैं। अपना विचार लिख करके प्रकट करना होता है, तो वो तो वही आवेदन पत्र कहलाता है। लेकिन पढ़ाई छोड़ देने के बाद भी निरंतर आपको आवेदन पत्र देने की आवश्यकता होगी। कभी थाने में देना है आवेदन पत्र, कभी गांव के मुखिया को देना है, कभी सरपंच को ही देना है कि नहीं? कभी पोस्ट ऑफिस को देना है, कभी डीएम को देना है, कभी एसपी को देना है, कभी बैंक में देना है ना? इतना ना, मतलब कार्य आगे बढ़ रहा है धनाधन रोज रोज, कि इस व्यस्तता भरे जिंदगी में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। अब आप बैंक में जाओ, देखो जा करके बैंक में भीड़ लगी हुई है, लोग गया जिसको पैसा जमा करना है, डिपॉजिट फॉर्म लिया, धनाधन उसको भरा, लाइन में लगा, पैसा जमा किया, निकल गया। जिसको पैसा रिसीव करना है बैंक से गया, विड्रॉल फॉर्म लिया, धनाधन उसको भरा, काउंटर पे जाकर लाइन में लगा, पैसा लिया और चल दिया। कुछ ऐसे व्यक्ति इसमें होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, या जिनको डिपॉजिट फॉर्म विड्रॉल फॉर्म भरने नहीं आता है। उनकी जो स्थिति होती है वहाँ, समझा कि नहीं, कि वो हंसी के पात्र हो जाते हैं। वो जो है सो कि
एक व्यक्ति के पास गए, जरा हमारा भर दीजिए ना, वो कहा कि नहीं मेरे पास फुर्सत नहीं है, जाइए दूसरा के नज़दीक, नहीं हमारे पास फुर्सत नहीं है। तो बतलाइए तो कितना ग्लानि होती होगी उसे। उसी में कुछ ऐसे लोग होते हैं गंभीर, जो उसका भर देते हैं, उसका काम हो जाता है। लेकिन आपको भी अगर आवेदन पत्र लिखने नहीं आवेगा, जब कभी किसी ऑफिस में आपको आवेदन पत्र मांगेगा तो क्या कीजिएगा, किसी न किसी का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। वो व्यक्ति आपको नहीं लिख देगा, क्या कीजिएगा? तो वहाँ पर आप जो है ना अपने आप को इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आप में होगी, अपने आप को नीच आप साबित कीजिएगा, ग्लानि होगी आपको। इसलिए आवेदन पत्र तो आना एकदम बिल्कुल ज़रूरी है। इंग्लिश में अगर आता है तो ठीक है, और नहीं तो हिंदी में तो आना ही चाहिए। आवेदन पत्र शुद्ध होना चाहिए, कहाँ पर कौन सा चीज़ लिखा जाएगा ये होना चाहिए। तो अगले व्यक्ति उस आवेदन पत्र को देखकर प्रभावित होते हैं। मैं दावा करता हूँ कि आज के डेट में अगर तुम सारे बच्चे स्कूल चले आओ और मैं एक आवेदन पत्र लिखवाऊंगा, एक भी बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिनके आवेदन पत्र में कुछ न कुछ त्रुटियां न होंगी। तो उस त्रुटि को दूर कीजिए। आवेदन पत्र एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें आवेदन पत्र का प्रारूप जो होता है, कहीं भी किसी को आवेदन पत्र दो, रूप उसका, प्रारूप उसका वही होता है। मैटर बीच में अलग अलग ढंग का होता है, मैटर उसमें आप अलग अलग ढंग से आप उसमें डाल सकते हैं। जिस विषय वस्तु पर आपको आवेदन पत्र लिखना है, उस विषय वस्तु का मैटर उसमें आपको ऐड कर देना है ना। अब मैटर कुछ और होगा, आप सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिख दीजिएगा, हाँ छुट्टी के लिए आवेदन कर दीजिएगा। ये कोई बात हुआ? आप जाइएगा पोस्ट ऑफिस में, आपको जो है खाता खुलवाना है, बैंक में खाता खुलवाना है, आपको कहेगा कि आवेदन पत्र लिख के लाओ, आप ये लिख करके दे दीजिएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय को। वहाँ श्रीमान जी कहाँ बैठे हुए हैं? वहाँ तक पोस्ट मास्टर बैठा हुआ है, डाकिया बैठा हुआ है, क्लर्क बैठा हुआ है, प्रधानाध्यापक महोदय कहाँ हैं? वहाँ। इसीलिए पत्र लिखना सीखना बिल्कुल ज़रूरी है और इसे सीख लेना ही चाहिए। और अभी आप लोगों को अच्छा अवसर भी मिला हुआ है, घर पे हैं आप लोग, किताब की पढ़ाई और व्याकरण की पढ़ाई की चिंता आप उतना न करें, अभी से भीड़ जाएं और तरह तरह के आवेदन पत्र लिखें। अभी आपको सिर्फ स्कूल के मास्टर के पास आवेदन पत्र लिखने आ रहा होगा, उसमें भी स्कूल के टीचर आपको सिखाया होगा, तब आपको आया हो। लेकिन घर पे बैठे हुए हैं आप, मुखिया के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। विषय क्या रहेगा कि वर्षा में अत्यधिक वर्षा होने के कारण रोड सड़क टूट चुकी है,
जिससे यातायात बाधित हो गया है कि नहीं। आम लोगों को उस रास्ते से चलने में परेशानी होती है, अतः इस परेशानियों को दूर करने के लिए मुखिया से आप आवेदन पत्र कीजिए कि अविलंब इस सड़क का मरम्मत करवाया जाए, ताकि आम जनता को जो यातायात में चलने में जो परेशानी होती है वो परेशानी ना हो सके। आप आवेदन पत्र लिखिए, अपना मन से लिखिए, बैठिएगा, कलम लेकर के बैठिएगा, कागज़ लेकर के बैठिएगा, और जो आपके दिमाग में बात आवे, राइट या रॉन्ग, उसको आप लिख डालिएगा, है कि नहीं। लिख डालने के उपरांत आपके घर में अगर आपकी मम्मी पढ़ी लिखी है तो मम्मी को दिखाइए, आपके पिताजी घर पे रहते हैं उनको दिखाइए, कोई बड़ा भाई हो पढ़ा लिखा हो उसको दिखाओ कि देखिए हम ये आवेदन पत्र लिखे हैं, इसमें कहाँ कहाँ त्रुटि हुई है, आप हमको ज़रा पढ़ करके और देख करके बता दीजिए। तो पढ़ने का लगन इसी को कहते हैं। तुम में अगर पढ़ने का लगन होगा ना तो तुम पढ़ ही लोगे, तुम पढ़ ही लोगे। सारी बात टीचरों पर आश्रित होना अच्छी बात नहीं है। अभी तो वैसे भी स्कूल बंद है आप लोगों की, तो जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं से अपने बड़े भाई से, अपने पिताजी से, अपनी मम्मी से कुछ ना कुछ तो ज्ञान प्राप्त करता ही होगा। जो पढ़ने वाला नहीं है उसको क्या दरकार पड़ता है। तो अभी एक आपके पास सुनहरा मौका है कि आवेदन पत्र को अभी अच्छी तरह से सीख लीजिए, भविष्य में बहुत काम आएगा। आवेदन पत्र जब सीख लीजिएगा तो आप किसी टॉपिक पर विचार कीजिए, सोचिए और उस टॉपिक पर अपने मन से 10-20 पंक्ति लिख दीजिए। अब आपके दरवाजा पर गाय बंधी हुई है, गाय को खूब अच्छी तरह से देखिए, 10 मिनट 20 मिनट तक उसके नज़दीक बैठ करके सही से उसका अवलोकन कीजिए। और तब आइए, कॉपी निकालिए, कलम निकालिए और उस गाय पर 20 पंक्तियाँ लिख डालिए। गाय कैसी होती है, कौन कौन सी रंगों की होती है, नहीं, गाय की आकृति कैसी होती है, उसके शरीर कैसे होते हैं, और छोटा जानवर होती है या बड़ा जानवर होती है, नहीं, किन किन रंगों में पाई जाती है, ये सब लिख दीजिएगा। उसके बाद आइए कि गाय का आहार क्या है, भोजन क्या है, गाय क्या खाती है। एक ही चीज़ तो नहीं है खाती है, मनुष्य जैसे रोटी चावल खाता है, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सा चीज़ खाता है ना, जो खाने योग्य पदार्थ है उसको खाता है। उसी प्रकार गाय सूखी घास, हरी घास के अलावा अन्न भी खाती है, दलिया भी खाती है, सुधा दाना भी खाती है, चोकर भी खाती है, खल्ली भी खाती है कि नहीं। तो ये सब लिख डालिए।
उसके उसके बाद जो टॉपिक पर लिखिएगा वो पूरे टॉपिक को पूरा करने के बाद ही दूसरे टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। जब हम खाने के टॉपिक पर चले तो उसके खाने के संदर्भ में जितनी भी बात आपको स्मरण है सब लिख डालिए। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके तब अब आइए कि गाय जो लोग पालते हैं उससे क्या क्या लाभ है। तो गाय हमें दूध देती है, दूध से तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है। गाय की दूध रोगी व्यक्ति को, छोटे बच्चे को, बुजुर्ग व्यक्ति को गाय का दूध पिलाया जाता है। इन लोगों को गाय का दूध बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अब कहोगे कि जवान आदमी पिएगा तो नहीं फायदा करेगा, तो नहीं, उसको भी करेगा, उसको भी फायदा करेगा। लेकिन बुजुर्ग आदमी के लिए, छोटे बच्चों के लिए गाय का दूध सरकार, डॉक्टर इस तरह इसलिए प्रिस्क्राइब करती है कि यह हल्की दूध होती है, इससे पेट खराब नहीं होता, लीवर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। छोटे बच्चे हैं, उनका अभी पाचन क्रिया बहुत ही कमज़ोर है, तो ये दूध हल्की होने के कारण सुपाच्य होता है। बुजुर्ग भी इसे आसानी से पचा लेता है और बच्चे भी इसे आसानी से पचा लेते हैं। वैसे तो भैंस की भी दूध होती है, जवान व्यक्ति भैंस का दूध पिएगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके शरीर में स्टेमिना है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। वो भैंस का दूध उसको कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, बल्कि और ज़्यादा ताकत उसे प्रदान करेगा। तो गाय दूध देती है, गाय गोबर देती है, उस गोबर से कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। खाद को खेत में डालकर खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाती है। गाय बछड़ा देती है ना, जो बछड़ा खेती के काम में आता है। अगर बछड़ी दिया तो वो आगे चल कर के गाय का रूप ले लेती है। लेकिन अगर बछड़ा दिया, अब उसकी भी बहुत सी प्रजातियां हो गई है गाय की। देसी नस्ल की गाय, शाहीवाल गाय अगर बछड़े का जन्म देती है तो उसका बछड़ा खेत जोतने के काम आता है, गाड़ी खींचने के काम आता है ना। तो बछड़ा देती है। उसके बाद यह मरने के बाद भी हमें कुछ दे के जाती है। जिंदा में तो बहुत कुछ देती है, लेकिन मरने के बाद भी यह कुछ देकर ही जाती है। मर जाने के बाद उसके चमड़े, वो चमड़ा अपना दे देती है कि लो, हम तो अब मर ही गए हैं, इस चमड़े का तुम उपयोग कर लेना, नहीं तो ये तो गल जाएगा, सड़ जाएगा, इससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। इसलिए इस चमड़े का उपयोग तुम कर लेना, हड्डी का उपयोग तुम कर लेना। मानव ही एक ऐसी जाति है जो जिंदगी भर हाय 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 किए रहता है, लेकिन उसके मरने के बाद उसके बॉडी का कोई भी चीज़
काम नहीं आता, जला दिया जाता है। हड्डी भी उसकी जल गई, चमड़े भी जल गए, है ना। इससे अच्छा जानवर ही ना। जानवर मरने के बाद भी तुम्हें 1000-2000 रुपए का सामान दे करके जाते हैं, है ना। तो दूध देती है, गोबर देती है, बछड़ा देती है, मरने के उपरांत भी वह चमड़ा देती है, हड्डियां दे देती है। इसीलिए गाय से हमें लाभ ही लाभ है। और हिंदू धर्म में तो गाय की हम पूजा करते हैं, गाय से हमारी आस्था जुड़ी हुई है। गाय में हम हिंदू धर्म के सारे देवी देवताओं को पाते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। इसलिए जिसके बॉडी में सारे देवी देवता हों, जिसके लैट्रिन में देवी देवता हों, जिसके पेशाब में देवी देवता हों, भला उस जानवर को आदमी क्यों न पाले। इसलिए गाय को पालने के बाद गाय को मारना नहीं चाहिए। वो जानवर है, आप मनुष्य हैं, आप उससे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, आपसे कम बुद्धि उसके पास है। जाहिर सी बात है उससे गलतियां होंगी ही, वो जान के गलती नहीं करती है। इसलिए जो उसके पास विवेक की ही कमी है, समझे कि नहीं। और तब आप सोचते हैं, किसान सोचते हैं, बताओ हम इसको ये काम किए, गाय को हम ये कहे, ये किया, दिया 4 पैना। अरे मूर्ख, वो तुम्हारे बात को समझता होगा थोड़े। वो तो विवेकहीन है, तुम विवेकवान हो। और बड़ा ही सज्जन जानवर अगर कोई है तो वो है गाय। गाय बड़ा ही जेंटल एनिमल है, होती है, उससे हमेशा लाभ ही लाभ होता है। गाय पालने से धार्मिक दृष्टिकोण से भी आपको फायदा होगा, आपको पुण्य प्राप्त होंगे। तो ये सब चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। एक गाय के ऊपर इतना हम बोल दिए ना, तो इतना आप उसको लिखिए। आप अपने जिस समय आपके गार्जियन शांत रहें, बैठे हुए दरवाजा पर, समय दिखलाइए, देखिए पापा हम गाय पर लेख लिखे हैं, इसको पढ़िए, कहाँ हमसे त्रुटि हुई है उसको बताइए, समझे कि नहीं। ऐसे पढ़ाई होती है, पढ़ाई ऐसे किया जाता है, समझे कि नहीं। ऐसे पढ़ाई करने वाले व्यक्ति निरंतर आगे की ओर बढ़ते हैं और दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अपना साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन करते हैं। अब नहीं पढ़िएगा तो आगे बढ़ने का आशा भी नहीं कीजिएगा। अभी का मेहनत, भविष्य का आनंद नहीं। पहले के ज़माने में सरकारी नौकरियां जो हुआ करती थी, आज तो सरकारी नौकरी धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। सरकार देखो कितना विचार किया था पहले के लोगों पर, जवानी में उससे काम लेता था और उसका कमाया हुआ पैसा कुछ काट के रख लेता था। और जब उस व्यक्ति का बुढ़ापा आ जाता था, जब उसके आँख काम करना बंद कर देते थे, जब उनके शरीर में इस शक्ति की कमी हो गई,
जब उनके मांसपेशियां काम करना कम कर दिया, जब उनको ज़्यादा आलस आने लगा, तो सरकार उन्हें रिटायर कर दिया कि अब तुम इस योग्य नहीं हो कि बच्चों को पढ़ा पाओगे, तुम में वो स्टेमिना अब नहीं है, इसलिए जाओ घर पे बैठो और ज़िंदगी भर तुम आनंद से पेंशन लेते रहो, खाते रहो। तो जवानी में परिश्रम किया, तब न बुढ़ापे में सुख भोग रहा है। सुखला सावन भरला भादो। तुम्हारे क्षेत्र में भी कुछ ऐसे पेंशनधारी लोग होंगे जो महीना लगता है बैंक चले जाते हैं, उठा के लाते हैं, खाते हैं पीते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो मेहनत कीजिए, मेहनत से नहीं डरिए। तो आज की पढ़ाई यही समाप्त हो गई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पुनः कल मिलेंगे।